राजभाषा हिंदी की स्थिति को लेके जिस तरह की असमंजस की स्थिति रहती है सबकी, वही स्थिति मेरी भी है। और ये दोनों के दो छोर हैं, एक राजभाषा हिंदी और दूसरी वह हिंदी जो जनता में बोली लिखी जाती है, जिसमें साहित्य की रचना होती है और जो सही अर्थों में एक बड़े संवाद की भाषा है और संपर्क भाषा के रूप में जिसने एक राष्ट्रीय छवि बनाई है। तो राजभाषा हिंदी को लेके जो मैंने असमंजस की बात की, उस असमंजस से मैं पिछले 20 वर्षों से जूझ रहा हूँ। खुद 20 वर्षों से राजभाषा का कामकाज में देखता हूँ और हमेशा ये लगता है कि हिंदी को लेके शुद्ध रूप से व्यवस्थागत पाखंड हमारी व्यवस्था भी करती है और हम लोग भी उस पाखंड को बढ़ावा देते हैं। राजभाषा समितियां आती हैं, वो भी पाखंड करके चली जाती हैं। निरीक्षण का काम होता है, निरीक्षण दल आता है, वो भी पाखंड करता है। कार्यालयों में भी शुद्ध रूप से पाखंड होता है, ये भी एक पाखंड का ही रूप है। और दुनिया का अकेला अभागा देश है जहाँ अपनी राजभाषा का दिवस, मास और पखवाड़ा मनाया जाता है। ये अच्छा नहीं लगता, ये रस्म। बहुत से लोग इसको जैसे पितरों का कर्मकांड हम करते हैं पितृपक्ष में, उसी तरह का कर्मकांड इसे मानते हैं। लेकिन हम लोगों की लाचारी है, क्योंकि लिखने पढ़ने की लाचारी भले ना हो, नौकरी की लाचारी है कि अगर हिंदी में आप काम करते हैं तो इस लाचारी का निर्वहन करना होगा। लेकिन पीड़ा होती है। समितियां आती हैं, निरीक्षण दल आता है, तो ये कहेगा कि आप पत्र व्यवहार का प्रतिशत भले न बढ़ाएं, कम से कम कोई चिट्ठी आती है तो पावती दे दिया करें। एक प्रारूप बना लें पावती का कि आपका पत्र दिनांक इतना स्थिति को मिला, और हजारों सैकड़ों पत्र आते हैं, वो पावती डाल दिया करिए और पत्र व्यवहार का प्रतिशत इससे बढ़ जाएगा। निरीक्षण दल का ये सुझाव होता है। और संसदीय राजभाषा समितियां होती हैं, तो वो कार्यालयों के निरीक्षण में आती हैं। अब वो क्या क्या करती हैं वो आप सब जानते हैं, अगर हिंदी के कामकाज से परिचित हैं। तीसरी बात, मैं शुद्ध रूप से व्यवहारिक बातें करूंगा, क्योंकि ये ज्ञान बघाड़ने का मुझे लगता है कि वक्त नहीं है। जो व्यवहारिक कठिनाई मैं देख रहा हूँ उसी की बात करूंगा। तिमाही राजभाषा समितियों की बैठक होती है जो दफ्तरों में, उसमें हालत ये होती है कि भरसक सचिव चाहते हैं कि वो अनुपस्थित रहें, क्योंकि इसको गंभीरता से लिया नहीं जाता। बार बार वही समस्या सामने आती है। कंप्यूटर आपके द्विभाषी नहीं है, वेबसाइट द्विभाषी नहीं है, हिंदी टंककों का अभाव है, सहायक नहीं है। और ज़्यादातर दफ्तरों का यही हाल है कि जो कथित रूप से राजभाषा प्रकोष्ठ है, जिसमें 4-5 पद होते हैं, सहायक के, टंकक के, इसके उसके, वो सब एडजस्ट कर दिए जाते हैं दूसरे पदों में। और वो पद वहाँ रहते नहीं हैं। नए पद के सृजन पर लोग हंसते हैं कि किस बात का पद चाहिए। तो इन परिस्थितियों में हिंदी का काम होता है। और जो प्रतिबद्ध रूप से हिंदी में काम करने वाले लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदी में उन्हें काम करना है, तो वो सिर्फ हास्य के विषय होते हैं दफ्तरों में। अब ये सचमुच बहुत बड़ी विडंबना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का लगभग 80% हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं।
ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये तथ्य है। लेकिन फिर काम क्यों नहीं होता? बाधा किस प्रकार की है? रुकावट कहाँ से आती है? इस पर कोई सोचता नहीं गंभीरता से। तो जहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग जो कार्यालय को चलाते हैं, जिनका कहा हुआ निर्देश होता है, वो लोग स्वयं कोताही बरतते हैं, वो इसको गंभीरता से नहीं लेते। तो जब वो गंभीरता से नहीं लेते तो फिर वो नीचे आते आते और भी गंभीर स्थिति में पड़ जाता है हिंदी का कामकाज। और यही देखते सुनते दशकों गुजर जाते हैं लोगों को, एक ही तरह की तकलीफ़ बार बार बयान की जाती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंत्रालय से तो एक भी पत्र हिंदी में नहीं आता। हमसे कहा जाता है कि भाई ये क क्षेत्र है, ये ख है, ये ग है, इनको हिंदी में भेजिए पत्र, इनको हिंदी में भेजिए, उनको हिंदी में भेजिए, जिनके अंग्रेज़ी में भी पत्र आते हैं तो भेजिए। फिर वो मंत्रालय कहाँ जाता है? वो क्यों नहीं हिंदी में पत्र भेजता? किसी भी बैठक का कार्यवृत्त हिंदी में नहीं बनता, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो साधारण सभा के जो सदस्य हैं वो चीखेंगे चिल्लाएंगे तो 6 महीने बाद अनुवाद होगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहता उस कार्यवृत्त का। तो सारे पत्र व्यवहार अंग्रेज़ी में, सारे मसविदे अंग्रेज़ी में, कार्यवृत्त अंग्रेज़ी में, तो फिर हिंदी का मतलब सिर्फ पावती भेजने तक सीमित है। तो ये बहुत भयानक दिक्कत की बात है। इस पर हम लोग चाहें जितनी भी गोष्ठियाँ कर लें, बहस मुबाहिसा कर लें, बड़े बड़े व्याख्यान दे लें, चिंताएं जाहिर करें, लेकिन जब तक इस पाखंड से हम उबरेंगे नहीं, तब तक इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। सीधी बात अगर व्यवस्था की हम करें तो सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे हुए लोगों से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर संस्कृति सचिव इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो नीचे के लोग किस तरह से ध्यान देंगे? तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी दिक्कत आती है, लोग ये बार बार कहते हैं, और मैं इसका भी एक सीमा तक मैं विरोध करता हूँ कि मैं शुद्ध रूप से राजभाषा संबंधी हिंदी है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि उसी को लागू किया जाए या उसी को लगातार चलाए रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो उस हिंदी में कठिनाई है और वो विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई हिंदी है। तो आपको जो भी आम फहम हिंदी लगे, जो आप अपनी बातें कह सकने में समर्थ समझते हों, जिन शब्दों के इस्तेमाल से, उन शब्दों का इस्तेमाल करें। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि राजभाषा हिंदी के नाम पे जो शब्द बनाए गए हैं उन शब्दों का इस्तेमाल आप करें जो लोग नहीं समझ पाते। हिंदी को अधिक से अधिक सरल बनाने का एक बेहतर तरीका है। तीसरी बात जो कार्यालयों में उठाई जाती है वो ये कि हिंदी में काम करना कठिन है। तो काम करना कठिन तो 1362 तक इंग्लैंड की भी राजभाषा फ्रांसीसी थी। 1363 में इंग्लैंड में भी अंग्रेज़ी ही बनी राजभाषा, और 1700 तक जबकि शेक्सपियर जिंदा थे तब तक ये माना जाता था इंग्लैंड में कि ये गंवारों की भाषा है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी को वो दर्जा मिल नहीं सकता जो फ्रांसीसी को है। तो आखिर अंग्रेज़ी ने वो दर्जा हासिल किया और आज दुनिया भर में आतंक का विषय बनी हुई है। सारी भाषाएं ख़तरे में महसूस करती हैं अंग्रेज़ी के आतंक के आगे। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदी को बेहतर करने की कोशिश करें तो वो बेहतर ना हो सके। आखिर बेहतर करने की कोशिश साहित्य में की गई तो कितने कितने वर्ष हुए आपको। दुनिया में जिस तेज़ी से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है, मात्र 150 वर्षों में उस गति के साथ और उस तेजस्विता के साथ
दूसरी भाषाएं आपको कम दिखाई देंगी। तो आखिर साहित्य में काम हुआ, कविता में, कहानी में, निबंध में और तमाम दूसरी भाषाओं में, तो हिंदी बहुत आगे गई। तो अगर उसी को राजभाषा संबंधी काम काज में हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, प्रतिबद्ध होकर कि नहीं हमको इसमें काम करना है, इसको ऐसी भाषा के रूप में ले आना है जो समृद्ध तो हो ही सके, वो हमारी बातों को व्यक्त करने में प्रभावी माध्यम बन सके, तो वो हो सकती है। लेकिन हम हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में सपने देखेंगे, हिंदी में अपनी बातें करेंगे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय भाषाओं में एकमात्र हिंदी है जहाँ आज़ादी की लड़ाई तो पुरजोर तरीके से लड़ी गई और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, लेकिन भाषागत और सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुआ। इस बेचारगी का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर ये कारण न होता तो कम से कम शुद्ध रूप से हिंदी बोलने की तमीज़ भी तो होती। ज़्यादातर लोगों को हिंदी ठीक से बोलने नहीं आती, और हम अच्छी हिंदी वही बोलेंगे जो हिंदी पढ़े लिखे हैं, ये अपेक्षा करते हैं। हम राजनीति शास्त्र से पढ़ के आए हैं, हम भूगोल से हैं, हम भौतिकी शास्त्र से पढ़ के आते हैं। हमारा धर्म नहीं है कि हम हिंदी बोलें, भले हम लखनऊ के हों। ये स्थिति है। और हिंदी पट्टी के बच्चों को देखिए, हिंदी पट्टी के बच्चे हिंदी में असफल होते हैं तो उनके माँ बाप खुश होते हैं। 5 लोगों से कहेंगे देखिए हिंदी में ही फेल हो गया लड़का मेरा, अंग्रेजी में तो 99 आया है, और शर्म नहीं आती कहते हुए लोगों को। जबकि दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ ये सच है, इस पर भी ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि भाषा का मामला सिर्फ भाषा का मामला नहीं है, हमारी पहचान और संस्कृति का मामला है। आप एक उड़िया से बात करें, एक बंगाली से बात करें, एक कन्नड़ बोलने वाले से बात करें, तो अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा के बारे में वो जानता है, भले वो रसायन शास्त्र का विद्यार्थी क्यों न हो। कौन ऐसा बंगाली है जो जीवनानंद दास को या रविन्द्रनाथ ठाकुर को या शरद को न जानता हो? लेकिन हम किस हिंदी वाले से ये उम्मीद करें कि वो तुलसी, व्यास, भास, कबीर, नागार्जुन, त्रिलोचन सबको जानता हो? तो बहुत हैं कि दिक्कत होती है, नहीं पता किसी को अपनी परंपरा का। तो ये चीज़ भी हमें दूर करनी पड़ेगी। केवल भाषा को भाषा की जद में रख के देखेंगे तो हम अपनी दरिद्रता को ही बढ़ाएंगे। हमें अपनी पहचान के साथ भाषा को जोड़ना होगा। हमें अपने पर्वों त्योहारों से, अपने ऋतुओं से, अपने मौसम से, अपने पेड़ पौधों से, अपने लोकगीतों से, लोक गाथाओं से, अपने नामों से और अपनी जो गौरवशाली परंपरा है उससे जब हम जोड़ के भाषा को देखते हैं तभी हम खड़े हो पाते हैं। हम चाहे दुनिया की जितनी भाषाएं जानें, जितनी संस्कृतियों के ज्ञाता बन जाएं, उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमें अपनी भाषा को जानना चाहिए। हमें उसी तरह से भाषा को जानना चाहिए जैसे हम अपनी माँ को जानते हैं, जैसे पिता को जानते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखने की बात होती है कि भाषा का अधिष्ठान अपनी संस्कृति में होता है। हिंदी की माता वही नहीं है जो अंग्रेजी की मदर है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए अंग्रेजी के आतंक से हम अपने सारे आत्मीय संबोधन तक लुप्त कर चुके। अब किसको पता है कि कौन मौसी है, कौन फूआ है, कौन मामी है। इन संबोधनों को देखिए, नानी देखिए, दादी देखिए, ये संबोधन भी गायब हो रहे हैं। तो ये भाषा और ख़ासकर हिंदी भाषा का मतलब सिर्फ फाइलों में काम करने से नहीं है। अगर हम सचेत नहीं होंगे, इसको नहीं समझेंगे, हम कृषि संस्कृति के लोग हैं, हम उस भाषा को बोलने वाले लोग हैं जो वंचितों की भाषा है और सहस्त्राब्दियों से गरीबों की पुकार बन के गूंजती रही है। अगर हम उसकी कद्र नहीं करेंगे,
उपायों के भरोसे इसको छोड़ देंगे और इसी तरह के कर्मकांड करेंगे तो एक दिन ये मर जाएगी। अभी 20-25 वर्ष पहले तक 600 भाषाएं थी भारत में, आज उनकी संख्या आधी हो गई है 20 वर्षों में। और फिर याद रखिए इस बात को कि आप जिस हिंदी की बात करते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की ही भाषा थी। तो इस भाषा को तैयार करने में 36 उपभाषाओं ने अपनी कुर्बानी दी है। इसमें मैथिली है, मगही है, बज्जिका है, अंगिका है, पहाड़ी भाषाएं हैं, बुंदेलखंडी है, दुनिया भर की भाषाएं उन्होंने कुर्बानी दी इसको खड़ा करने में। और हम में से ज़्यादातर, हमारी भाषा भोजपुरी है, इनकी अंगिका है। हम तमाम जो हिंदी वाले बैठे हैं उसमें अधिकांश लोगों की भाषाएं दूसरी हैं, मातृभाषाएं, लेकिन हम सब ने अपनी अपनी भाषाओं की कुर्बानी दी एक भाषा को खड़ी करने में। और उसका ये हश्र है कि हम न बाल बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, न हिंदी संस्कृति का पाठ देते हैं, न हिंदी की परंपरा और उसके पारिवारिक संबोधनों को सम्मान देते हैं। और धीरे धीरे यह स्थिति पैदा हो गई है कि आने वाले दिनों में यह हिंदी भी कितनी बचेगी कहना मुश्किल है। धन्यवाद। कुछ आदेश आए और वो उसे 1976 में राजभाषा नियम बन गए, उन पर कितना कार्यान्वयन हुआ, बना दिए गए कानून, और उस पर कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये बात सही है कि आपने जैसे कहा कि हिंदी जो इसमें जो राजभाषा का नाम ये विशेषज्ञों द्वारा निर्मित हिंदी है, ये नहीं, जब आप एक भाषा का जब प्रयोग करेंगे तो वो हिंदी अपने आप बनती है और हर क्षेत्र की हिंदी है। इसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं रजिस्टर, अंग्रेजी में रजिस्टर, प्रयुक्ति के प्रयोग जो विधा है, जितने प्रयोग विधि के प्रयोग होंगे उन प्रयोगों के अलग अलग उसके रूप आएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में हम देखते हैं, हम अपनी भाषा बोलते हैं, घर वालों से बात करते हैं हमारी भाषा का रूप और होता है, मित्रों से बात करते हमारी भाषा का रूप और होता है, बड़ों से बात करते हमारी भाषा का रूप और होता है, छोटों से बात करते हमारी भाषा का रूप और होता है। इसी प्रकार से जो हमारे विषय होते हैं उनके अनुसार भाषा का रूप होता है। डॉक्टरों की भाषा अलग है, जो इंजीनियरों की भाषा अलग है, जो दुकानदार की भाषा अलग है। आप देखेंगे इस तरह से जो भाषा है, तो आप देखेंगे कि प्रशासन की भाषा भी अलग सी है। इसलिए ये जो भाषा बनी है वो इसलिए नहीं है कि भाई हम उस क्षेत्र को पूरी तरह से एक तरह से समझ सके और उस तक अपने स्थिर रहे, ये भाषा के रूप होते हैं। दूसरी बात, जो सरलता की बात आई, तो हिंदी को सरल बनाना तो हमारा है, तो हमारी हिंदी 4 प्रकार की चल रही है। अंग्रेजी मिश्रित जो आपकी संस्कृत निष्ठ हिंदी हमारी चल रही है, और बहुत अच्छी उसके संस्कृत में लोग बहुत संस्कृत निश्चित जो है निष्ठ हिंदी लिखते हैं। कुछ लोग अरबी फारसी मिश्रित हिंदी बोलते हैं, जिसको हम लोग उर्दू कहते हैं। फिर हम एक सामान्य बोलचाल की हिंदी की बोलते हैं, और फिर हम अंग्रेजी मिश्रित हिंदी भी बोलते हैं। आप ये चारों जो शैलियाँ हमारी हिंदी में चल रही हैं, इनका साहित्य है। बाणभट्ट की आत्मकथा आज़ाद द्विवेदी की जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी का हमारे पास प्रमाण है। प्रेमचंद की जो है सामान्य बोलचाल की हिंदी का शब्द है। हमारे और जो उर्दू के जो है उनका अलग से है। और आज की कहानी और कथाकारों में जो बैठे हैं, जो हमारे जो कथाकार बैठे हैं, ये भी अंग्रेजी के शब्द बीच में डाल देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ती है, आवश्यकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको ऐसा नहीं है, बल्कि राजभाषा विभाग की ओर से जो उन्होंने दे रखा है उसके भीतर उन्होंने ये सब बता रखी है कि आप चाहें तो इन शब्दों को ले सकते हैं, आसान शब्दों को भी ले सकते हैं। आप चाहें तो अंग्रेजी के शब्दों को भी देवनागरी लिपि में लिख करके प्रयोग कर सकते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं हिंदीतर भाषी प्रदेशों में भी रहा हूँ, और मैंने वहाँ भी हिंदी के देखा प्रगामी प्रयोग का, हिंदी में काम होते हुए। और मैंने देखा कि हिंदीतर भाषी प्रदेशों में मुझे जितना ज़्यादा वहाँ के लोगों में उत्साह दिखाई दिया, वो इधर के लोगों में उत्साह नहीं दिखाई दिया। मैं पूरा देश घूम चुका हूँ, मतलब एक एक कोना देश का मैंने छाना है, महीनों में यात्रा पे रहा हूँ। और मैंने जो देखा कि मुझे बड़ा निराशा हुई कि हम जिस जगह जो हिंदी भाषी क्षेत्र जो कहलाते हैं, तथाकथित हिंदी भाषी क्षेत्र, उनमें उतना नहीं है जितना मुझे मिला दक्षिण भारत में मिला, जितना मुझे जो है कि पूर्वी भारत में मिला।
मैं हैरान हो गया। मैं देख करके देखा कि कैसे हुआ। तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो प्रगामी प्रयोग या हो रहे हैं या कार्यान्वयन की है, ये चुनौतियां जो हमारी हैं, ये कोई विशेष कठिन, इसमें कठिनाई नहीं है, लेकिन उनके ऊपर काम करने की जो इच्छा है वो नहीं है और उसके लिए कोई उत्साह नहीं है, पूरे देश में है। तो ये देश इस हिंदी को समझने लगा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये बात स्थिति जो निराशा जो आपकी वो लगी, वो इस प्रशासनिक संदर्भ में है राजभाषा के लिए। और राजभाषा तो रखा इसलिए था कि हम देश को एक सूत्र में बांट सकें, क्योंकि देश बहुभाषी देश है। 2011 के जो सेंसस में आया, 1961 के सेंसस में 1652 मातृभाषाएं बोली जाती थी, और इस समय जो आया तो 900 के आसपास आया, कि जो 2011, अभी 11 नहीं आया, 2001 में जो था। अब 2011 की रिपोर्ट पता चलेगा कि कितना आता है। 2001 की रिपोर्ट में आया कि 900 समथिंग, मुझे याद नहीं पूरा आंकड़ा, वो आया है कि इतनी भाषाएं जो अब बोली जा रही हैं मातृभाषाएं। तो राजभाषा का स्थान एक कार्यालय स्तर में है और राष्ट्रभाषा का स्थान एक विश्व अपने स्तर में अलग से है। राष्ट्रभाषा हमारी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है, हमारे अंदर सांस्कृतिक चेतना की भावना पैदा करती है, हमें अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता या पहचान को बनाने की कोशिश करती है। राजभाषा का स्थान सीमित है, एक प्रशासन तक है, और अगर प्रशासन को जनता और सरकार के बीच मिलना है तो ये हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद।